हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 10 बगलों के पंख। यह बगलों के पंख कविता गुजराती कवि उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने इस कविता में सुंदर दृश्य बिंबयुक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आँखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई है, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरे के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। इस कविता में कवि काले बादल से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगलों को देखता है। वे कमजोर कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयन भिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। तो इस प्रकार अब आगे हम इसके व्याख्या को देखते हैं कि किस प्रकार कवि हमें इसमें बताते हैं कि बगुले किस प्रकार आसमान में झूम रहे हैं। नभ में पाती बांधे बुगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरा आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हले हाले जाती मुझे बांध निज माया रे, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। नभ में पाती बांधे बगलों के पंख। नभ मतलब आकाश, पाती पंक्ति, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई, कजरारे वाले, सांझ संध्या, तेज चमकीला, श्वेत सफेद, काया शरीर। नभ में पाती बांधे बगलों के पंख, कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। चुराए लिए जाती में मेरी आंखें, वह कहता है कि आकाश में पंक्ति बदबू फैला फूलों को उड़ाते हुए देखकर उन्हें देखता ही रहता है। यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज शवकाया। कवि कहता है कि यह दृश्य मेरी आंखों को तो चुरा ले जाता है। काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है। साए काल में चमकीला सफेद शरीर उन पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। हले होले जाती मुझे बांध निज माया से। यह दृश्य इतना आकर्षक होता है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो, मैं उससे खोता चला जा रहा हूँ। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षण दृश्य के प्रभाव को कोई रोक दे। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। इस दृश्य को कोई रोक दे, आकर्षण दृश्य को, इसके प्रभाव को कोई रोक दे। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्ति बंद बगलों के पंखों में कभी भी आंखें अटक कर रह जाती है। कवि कहता है कि आकाश में बगुले पंक्ति बंद होकर इस तरह उड़ रहे हैं मानो उसमें आंखें अटक कर ही लोगों की रह जाती है। प्रसंग। प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित। इसके रचयिता उमा शंकर जोशी जी हैं। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है।
तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है। व्याख्या। कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है और वो कहता है कि मैं आकाश में पंक्ति बंद बगलों को उड़ते हुए एक टक देखता रहता हूँ। भाई उनको मैं एक टक होकर देखता रहता हूँ। यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। साए काल चमकीली सफेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुराकर ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबंद बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जा रही है। इसमें काव्य सौंदर्य बताया गया है। विशेषता है कि कवि ने सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। होले होले में पुनरुक्ति अलंकार का है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। बिंब योजना है। आंखें चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों? कवि उस समय के दृश्य पर मुग्ध है जब आकाश में छाए काले बादलों के बीच सफेद बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि इसलिए मुग्ध है क्योंकि श्वेत बगलों की कतारें बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया की तरह प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसे कोई तनिक रोक रखी इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? भाई कवि कहना चाहता है कि इस पंक्ति में कवि दोहरी बात कहता है कि एक तरफ वह उस सुंदर दृश्य को रोके रखना चाहता है ताकि उसे और देख सके, और दूसरी तरफ वह उस दृश्य से स्वयं को बचाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के मन प्रायों को किसने अपनी ओर आकर्षक माया में बांध लिया है और कैसे? कवि के मन प्राणों को आकाश में काले काले बादलों की छाया में उड़ते सफेद बगलों की पंक्ति ने बांध लिया है। पंक्ति बंद होते उड़ते श्वेत बगलों की पंखों में उसकी आंखें अटक कर रह गई है। वह चाहकर भी आंखें नहीं हटा पा रहा है और कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रोके रखना चाहता है क्योंकि वह उस दृश्य पर मुग्ध हो गया है। उसे इस रमणीय दृश्य के लुप्त होने का भय है। तो इस प्रकार उमा शंकर जोशी जी ने इस कविता को सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता बताया है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्य को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। तो कवि ने यहाँ पर बादलों से भरे आकाश में बगलों की पंक्ति को देखकर अपने आप को, अपनी आंखों को उनसे बचाने की गुहार की है और उस माया जाल में ना फंसने की गुहार की है, और स्वयं को इससे बचा नहीं पाते और उस जाल में वो फंस जाते हैं। तो अब आगे इस पे हम काव्य सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। पहले हम छोटा मेरे खेत कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रासायनिकोपी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नियमित हुआ विशेष। प्रश्न।
शब्द के अंकुर फूटने से माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? शब्द के अंकुर फूटने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भाव विचार काव्यात्मक रूप लेकर कल्पना के सहारे विकसित होकर कविता का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अंश के संग रूपक अलंकार दिखाई देता है कैसे? इस अंश में कवि ने सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कवि ने कविता को खेती की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। बीज के बोने से लेकर उसके विकसित होने तक की क्रिया और भाव के रचना बनने तक की क्रिया को व्यक्त किया है। कागज के पन्ने व चकोर खेत के आकार व गुण की समानता बताई गई है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। इस अंश में इस पद्यांश का भाषिक सौंदर्य बताइए। इस अंश में कवि ने तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। रसायन विज्ञान का शब्द है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। कागज पन्ना आदि विदेशी शब्द है। भाषा में सरलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। प्रश्न उत्तर, इस अंश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस अंश में कवि ने काव्य रस की अलौकिकता पर प्रकाश डाला है। काव्य का रस अनंत काल तक रहता है तथा यह निरंतर बांटने पर और अधिक बढ़ता है। इसके अतिरिक्त शाश्वत रचनाएं क्षण भर में ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अंश का काव्य सौंदर्य बताइए। इस अंश में कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। रस शब्द के दो अर्थ हैं, साहित्यिक आनंद व फलों का रस। तत्सम शब्दावली के बावजूद भाषा में सहजता है। मुक्त छंद का प्रयोग है। दृश्य बिंब है। छोटा मेरा खेत चकोना में रूपक अलंकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लूटते रहने से कम नहीं होती का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लूटते रहने से कम नहीं होती का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस अंश का काव्य सौंदर्य बताइए। इस अंश में कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। रस शब्द के दो अर्थ है, साहित्यिक आनंद व फलों का रस। तत्सम शब्दावली के बावजूद भाषा में सहजता है। मुक्त छंद का प्रयोग है। दृश्य बिंब है। छोटा मेरा खेत चकोना के रूप में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूटते रहने से कम नहीं होती का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लूटते रहने से कम नहीं होती का भाव यह है कि काव्य रस का चाहे जितना भी आस्वादन किया जाए या बांटा जाए कम नहीं होता। लूटते रहने के बाद भी कम न होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। बगुलों के पंख, अब हम इसके काव्य सौंदर्य संबंधित प्रश्नों को करेंगे। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कचरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज शव छकाया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराई लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। प्रश्न, होले होले जाती मुझे बांध पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। होले होले जाती मुझे बांध पंक्ति का भाव यह है कि साय कालीन आकाश में उड़ते बगुलों की कतारें अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रही है जो कवि को लुभा रही है। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया है। साय काल के समय आकाश में सफेद बगुलों की पंक्ति अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही है। दृश्य बिंब साकार हो रहा है। इस कविता का काव्य सौंदर्य बताएं।
कवि ने प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार है। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। साहित्यिक खड़ी बोली है। बिंब योजना का सुंदर प्रयोग है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। पाती बंधे होले होले बगलों की पाखे। भाई यहाँ पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, छोटे चौकोने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? अथवा कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौकोने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। आंसर, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने से यही अर्थ निहित होता है कि कवि ने कवि क्रम को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं है, जिस पर खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के संदर्भ में अधड़ व बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अधड़ का अर्थ है भावना का आवेग और बीज का अर्थ है विचार व अभिव्यक्ति। भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा रचना प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? अक्षय का अर्थ है नष्ट न होने वाला। कविता का रस इसी तरह का होता है। रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता। वह जितना बांटा जाता है उतना ही भर जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेत का अनाज तो खत्म हो जाता है, लेकिन काव्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। व्याख्या करें। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। कवि कहना चाहता है कि जब वह छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है तो वह कल्पना के सहारे उगता है। उनमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें विशेष भाव रूपी पुष्प लगते हैं। इस प्रकार भावों व कल्पना से यह विचार विकसित होता है। नेक्स्ट, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कवि कहता है कि कवि कर्म में रोपाई क्षण भर भी की होती है, अर्थात भाव तो क्षण विशेष में बोया जाता है। उस भाव से जो रचना सामने आती है वह अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है। इस फसल की कटाई अनंत काल तक चलती है। इसके रस को कितना भी लूटा जाए वह कम नहीं होता। इस प्रकार कविता कालजयी होती है। कविता के आसपास के प्रश्न उत्तर। शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि, योजना अथवा रूप, रस, गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों के में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की योजना करें। कवि ने बिंबों की सुंदर योजना की है। अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए बिंबों का सहारा उमा शंकर जोशी ने लिया है। कुछ बिंब निम्नलिखित है। छोटा मेरा खेत चकोना, कोई अधड़ कहीं से आया, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल, नभ में पाती बंधे बगलों के पांख,
वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। भावों रूपी आंधी में रूपक अलंकार है। विचार रूपी बीज पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया। अन्य प्रश्न, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? कवि ने खेत को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा है क्योंकि अक्षय पात्र में रस कभी खत्म नहीं होता। उसके रस को जितना बांटा जाता है उतना ही वह भरता जाता है। खेत की फसल कट जाती है परंतु वह हर वर्ष फिर उग जाती है। कविता का रस भी चिरकाल तक आनंद देता है। वह सृजन कर्म की शाश्वतता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता का रूपक स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने कवि क्रम को कृषि के कार्य के समान बताया है। जिस तरह कृषक खेत में बीज बोता है, फिर वह बीज अंकुरित पल्लवित होकर पौधा बनता है तथा फिर वह परिपक्व होकर जनता का पेट भरता है, उसी तरह भावात्मक आंधी के कारण किसी क्षण एक रचना विचार तथा अभिव्यक्ति का बीज बोया जाता है। यह विचार कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है तथा रचना का रूप ग्रहण कर लेता है। इस रचना के रस का आस्वादन अनंत काल तक लिया जा सकता है। साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कवि का उद्देश्य कवि कर्म को महत्ता देना है। वह कहता है कि काव्य रचना बेहद कठिन कार्य है। भाई, काव्य की रचना करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत चिंतन के बाद कोई विचार उत्पन्न होता है तथा कल्पना के सहारे उसे विकसित किया जाता है। भाई, कविता करने में बहुत चिंतन किया जाता है। अधिक चिंतन करने के बाद ही कोई विचार निकलता है और उस विचार को कल्पना के रूप से रूप दिया जाता है। इसी प्रकार खेती में बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक बहुत परिश्रम किया जाता है। इसलिए कवि को खेत का रूपक अपनाने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत है कविता का उद्देश्य बताइए। कवि ने रूपक के माध्यम से कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। भाई, जैसे एक कृषक खेती करने में मेहनत करता है, वैसे ही एक कवि अपनी कविता को पूरा करने में बहुत मेहनत करता है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है तथा पकने पर उससे फल मिलता है जिससे लोगों की भूख मिटती है। इसी तरह कवि ने कागज को अपना खेत माना है। इस खेत में भावों की आंधी से कोई बीज बोया जाता है और फिर वह कल्पना के सहारे विकसित होता है। शब्दों के अंकुर निकलते ही रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है तथा इससे अलौकिक रस उत्पन्न होता है। यह रस अनंत काल तक पाठकों को अपने में डुबोए रखता है। कवि ने कवि क्रम को कृषि क्रम से महान बताया है क्योंकि कृषि क्रम का उत्पाद निश्चित समय तक रस देता है, परंतु कवि क्रम का उत्पाद अनंत काल तक रस प्रदान करता है। यहाँ पर कवि ने कवि क्रम को कृषि क्रम से महान बताया है क्योंकि कवि का कार्य अनंत काल तक होता है और एक कृषक का कार्य एक उत्पाद निश्चित समय तक रस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत में बीज पड़ने के कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी
कविता करने पर यह कविता थोड़े दिनों में कल्पनाओं का रूप धारण करके उसमें अंकुर फूटने लगते हैं और कवि क्रम अनंत काल तक रस प्रदान करता है। शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते विचारों के माध्यम से। कविता लूटने पर भी क्यों नहीं मिटती और खत्म होती। यहाँ लूटने से आशय बांटने से है। कविता का आस्वादन अनेक पाठक करते हैं, इसके बावजूद यह खत्म नहीं होती, क्योंकि कविता जितने अधिक लोगों तक पहुँचती है उतना ही अधिक उस पर चिंतन किया जाता है। यह शाश्वत हो जाती है, वे दोबारा जन्म ले लेती है। अधड़ से क्या तात्पर्य है। अधड़ भावात्मक आवेग है। काव्य रचना अचानक किसी प्रेरणा से होती है। कवि के मन में भावनाएं होती है। जिस भी विचार का आवेग अधिक होता है उसी विचार की रचना अपना स्वरूप ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज यतन गया विलोप से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कवि के मन में कविता का मूल भाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह अहम से मुक्त नहीं हो सकता। कविता तभी सफल मानी जाती है जब वह समग्र मानव जाति की भावना को व्यक्त करती है। कविता को सार्वजनिक बनाने के लिए कवि का अहम नष्ट होना आवश्यक है। जब तक कवि का अहम नष्ट नहीं होगा वो कविता पूर्ण रूप से मूल भाव को नहीं प्राप्त कर सकती। बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य बताइए। यह सुंदर दृश्य कविता है। कवि आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान लगते हैं। कवि को यह दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है। वह इस दृश्य में अटक कर रह जाता है। एक तरफ वह इस सौंदर्य से बचना चाहता है तथा दूसरी तरफ वह इसमें बंद कर रहना चाहता है। भाई बगुले जो है आकाश में उड़ रहे हैं उनका सुंदर दृश्य कवि ने यहाँ पर अंकित किया है। किस तरह वो सुंदर पंक्ति में काले बादलों के ऊपर सफ़ेद काया लेकर भटकते यानी तैरते रहते हैं। पाती बंदी से कवि का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है एकता। पाती बंदी एकता। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बगुले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, पातीबंदी यानी पंक्ति बांधकर एकता के साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को एकता के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर कवि बगुलों की तरह एकता बनाए रखने के लिए मनुष्य को संदेश दे रहा है कि लोगों को भी एकता बनाकर एक पंक्ति में रहना चाहिए। एक होकर चलने से मनुष्य अद्भुत विकास करेगा तथा उसे किसी का भय भी नहीं हो। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से उमा शंकर जोशी की कविताओं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख के माध्यम से हमने देखा कि कवि ने प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया। अतः मानवीकरण अलंकार तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया में सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार से सुंदरता को चार चांद लगा दिए। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश का सुंदर प्रयोग किया है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल सहज है। बिंब योजना का सुंदर प्रयोग हुआ है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। पाती भांदे होले होले बगुलों के पाखे। तो इस प्रकार हमने अपनी कविताओं को पूरा किया, अच्छे से पढ़ा और समझा। अब आगे हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप इन वीडियोस को, इन कविताओं को आप
अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स को करें हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हम उन प्रश्न उत्तरों को, एमसीक्यूज़ को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ कर आराम से कर सकें, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम आपके लिए इसी तरह ही वीडियोज़ लेके आएंगे। आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।